डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता मेरी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, आप सभी लोगों का इस क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पूर्व क्लास में बात कर चुके हैं कि इस क्लास में हम जूलॉजी पेपर 3 यानी कि गैमीट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी की स्टडी करेंगे। गैमीट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्टरी बातें की थी और हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से एक कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, उसके अलावा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बेसिक बातें हमने करी थी और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ गैमीट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, अर्लियर टाइम में जब साइंस ने बहुत तरक्की नहीं की थी तब डेवलपमेंटल बायोलॉजी यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के बनने के विषय में भी बहुत अलग अलग अवधारणाएं प्रचलित थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ प्रूफ्स तो थे नहीं। तो अलग अलग लोग अपने अपने मत के अनुसार जो उनके मन में आता था कि हाँ ऐसा हो सकता है, कयास लगाया करते थे। कुछ एक जो हाइपोथेसिस थी वो बड़ी पॉपुलर हुई, उन्हीं में से एक थी प्री फॉर्मेशन थियरी, पूर्व निर्माण का सिद्धांत। इस थियरी के अंदर विश्वास जिन भी लोगों को था या जो भी साइंटिस्ट इस थियरी में बिलीव करते थे, उनका मानना था कि जो ओवम और स्पर्म होते हैं उनमें पहले से ही ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट डेवलप्ड फॉर्म रहता है, एक मिनिएचर रूप में, एक बहुत ही सूक्ष्म रूप में। यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो फैट है, यानी कि मेल बनेगा फीमेल बनेगा, ये पहले से डिसाइडेड होता है। फर्टिलाइजेशन वगैरह या फिर ब्लास्टुलेशन गैस्ट्रुलेशन ऐसे कोई इवेंट नहीं होते थे इनके अकॉर्डिंग। ये क्या मानते थे कि या तो ओवम में या तो स्पर्म में पहले से ही एक बना बनाया मिनिएचर फॉर्म में ह्यूमन बीइंग रखा होता है, बस उसको डेवलप होना ही बाकी होता है, उसको बड़ी फॉर्म में आना बाकी होता है। और ऐसा मानने वाले जो लोग हैं उनके दो ग्रुप बने हुए थे। दो ग्रुप क्यों? क्योंकि एक ग्रुप तो वो था जो ये मानता था कि ये जो बना बनाया मिनिएचर फॉर्म है ये स्पर्म में प्रेजेंट होता है, और दूसरा ग्रुप वो था जो कहता था नहीं 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 नहीं, स्पर्म में नहीं होता, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ओवम में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से अपने सामने प्री फॉर्मेशन की 2 स्कूल्स सामने आई। एक जो ग्रुप था उसको कहा गया एनिमलक्यूलिस्ट या फिर इनको कहा गया स्पर्मेटिस्ट्स, और दूसरे को कहा गया ओविस्ट। एनिमलक्यूलिस्ट्स या फिर स्पर्मेटिस्ट जो हैं वो लोग थे जो ये मानते थे कि ऑर्गेनिज्म का जो सूक्ष्म रूप है वो स्पर्म में पाया जाता है। और इस हाइपोथेसिस में विश्वास करने वाले दो बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे। वन वॉज ल्यूवेनहॉक एंड अदर वॉज हार्टशॉयकर। ये क्वेश्चन आता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमलक्यूलिस्ट और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमलक्यूलिस्ट। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि दो साइंटिस्ट जो कि स्पर्मेटिस्ट या फिर एनिमलक्यूलिस्ट थे उनका नाम है ल्यूवेनहॉक एंड हार्टशॉयकर। और हार्टशॉयकर ने तो एक अपनी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इमेज प्रोजेक्ट की। उसने क्या इमेज प्रोजेक्ट की कि इस तरह से स्पर्म का जो हेड होता है उसमें मिनिएचर फॉर्म में एक ह्यूमन बीइंग पहले से प्रेजेंट रहता है, जो कि बाद में धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। और इस तरह की जो हाइपोथेसिस इन्होंने दी, इसको होमनक्यूलस नाम दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, हु प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ होमनक्यूलस? तो आंसर होगा हार्टशॉयकर।
प्री फॉर्मेशन थियरी का दूसरा स्कूल जो था वो था ओविस्ट्स का। ओविस्ट जो है वो लोग थे जिन्होंने इस बात में विश्वास किया कि जो मिनिएचर फॉर्म है वो ओवम में प्रेजेंट होता है, ना कि स्पर्म में। और ऐसा विश्वास करने वाले लोग थे मेलपीजी, स्वामरडैम, हेलर, बॉनेट एंड स्प्लेंजानी। कौन कौन थे? मेलपीजी, स्वामरडैम, हेलर, बॉनेट एंड स्प्लेंजानी। ये सब के सब ओवम में मिनिएचर फॉर्म का होना स्वीकार करते थे कि ओवम में छोटा सा ह्यूमन बीइंग पहले से होता है, और जैसे जैसे गेस्टेशन पीरियड होता है वैसे वैसे वो बड़ा होता जाता है। फिर इससे थोड़ा आगे बढ़ के स्वामरडैम और बॉनेट ने कुछ और सोचा। उन्होंने एक थियरी दी जिसका नाम है एनकेसमेंट थियरी, या फिर उसी का दूसरा नाम है एम्बॉइटमेंट थियरी। प्रपोज किसने करी? स्वामरडैम एंड बॉनेट ने। ये प्री फॉर्मेशन थियरी का एक्सट्रीम फॉर्म था, और इस एक्सट्रीम फॉर्म में इन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे सोचा। और क्या सोचा कि जो फीमेल की ओवरीज होती हैं उनके अंदर जो ओवा है, उस ओवा में एक एनिमल पहले से प्रेजेंट है, एक ह्यूमन बीइंग का मिनिएचर फॉर्म पहले से प्रेजेंट है। फिर इस अंदर वाले ऑर्गेनिज्म का जो ओवरी है उसके अंदर जो ओवा है उसमें नेक्स्ट जनरेशन का ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट है। इस नेक्स्ट जनरेशन वाले के अंदर जो ओवरी है उसके अंदर जो ओवा है उसमें उससे नेक्स्ट जनरेशन का ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट है, और उसके अंदर वाले में उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट। इस तरह से इन्होंने क्या बोला कि एक जो फीमेल होती है उसकी ओवरी के अंदर आने वाली जो लगभग 200 सालों की या बहुत सारी पीढ़ियों की जो नस्लें हैं वो पहले से ही विद्यमान होती हैं। और ऊपर से क्या बोला? एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। एडम और ईव की स्टोरी आप सब लोगों ने सुनी होगी ना। इन्होंने बोला कि जो ईव थी उसकी जो ओवरीज थी, जब ह्यूमन बीइंग जो है उसका जब एग्जिस्टेंस हुआ था, तो उसने क्या कहा कि उसकी ओवरी में, ईव की ओवरी में लगभग 200 मिलियन ईयर्स तक आने वाले ह्यूमंस की मिनिएचर फॉर्म्स प्रेजेंट थी। किस फॉर्म में? एम्बॉइटमेंट फॉर्म में या फिर एनकेसमेंट की फॉर्म में। एक की ओवरी में नेक्स्ट जनरेशन, उसकी ओवरी में नेक्स्ट जनरेशन, उसकी ओवरी में नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे करके 200 मिलियन ईयर्स तक जो भी ह्यूमन बीइंग्स की जनरेशन्स आने वाली थी वो कहाँ प्रेजेंट थी? बिगनिंग में ईव की ओवरीज में प्रेजेंट थी। और आज भी ये क्या मानते थे कि आज भी जो ह्यूमन फीमेल होती है उसकी ओवरीज में आने वाली बहुत सारी जनरेशन्स जो हैं उसकी जर्म सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। ये इनका मानना था। और ये जो प्री फॉर्मेशन थियरीज है ये तब तक चलती रही जब तक कि फ्रेडरिक वॉल्फ ने इनको डिनाई नहीं कर दिया। फ्रेडरिक वॉल्फ ने क्या कहा कि ये सब बकवास है, हटाओ इसको। लोगों ने कहा कैसे माने कि ये बकवास है? तो फिर उन्होंने क्या करा? एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस प्रोवाइड करवाए, चिक एम्ब्रियो पे अपनी स्टडीज़ करी, और क्या कहा कि देख लो कोई प्रीफॉर्म्ड एम्ब्रियो एग्जिस्ट नहीं करता है। इट मीन्स प्री फॉर्मेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो भी फॉर्मेशन होना होता है वो मदर के वॉर्म में होता है, गर्भावस्था के दौरान ही होता है। और क्या कहा इन्होंने कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड सक्सेसिवली इन एपिजेनेटिक मैनर। एक प्रॉपर सीक्वेंस के तहत ऑर्गन्स का निर्माण होता है जब भ्रूण में उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो का विकास हो रहा होता है। उस टाइम पे पहले से बना बनाया एम्ब्रियो नहीं होता है। क्वेश्चन आता है दैट हु डिनाइड प्री फॉर्मेशन थियरीज, या फिर प्री फॉर्मेशन थियरीज का खंडन सर्वप्रथम किसने किया? आंसर होगा फ्रेडरिक वॉल्फ ने। किसने किया? फ्रेडरिक वॉल्फ ने। और फ्रेडरिक वॉल्फ ने
अपनी एक थियोरी प्रपोज की और उस थियोरी का नाम क्या था? एपिजेनेटिक थियोरी। क्या नाम था? एपिजेनेटिक थियोरी। जो सॉमरडैम एंड बॉनेट ने दी थी वो क्या थी? एनकेसमेंट थियोरी या फिर एम्बॉइटमेंट थियोरी। जबकि वॉल्फ ने दी वो क्या है? एपिजेनेटिक थियोरी। और इन्होंने क्या कहा अपने इसमें एपिजेनेटिक थियोरी में? इन्होंने कहा कि जो एम्ब्रियोनिक ऑर्गन्स होते हैं वो कुछ अनजान या अननोन वाइटल फोर्सेस होते हैं, उनके थ्रू एकदम अलग तरीके से खुद ही निर्मित होते हैं, पहले से बने बनाए नहीं होते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है बेयर या वॉन बेयर। उन्होंने बेयर का नियम दिया और जो वॉन बेयर थे उनकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी के फील्ड में या एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में जो एडवांस्ड स्टडीज़ थी उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का दर्जा दिया गया। ये बात हम पहले की क्लास में भी कर चुके हैं। और वॉन बेयर ने क्या कहा कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो more general features that are common to all the members of a group of animals they develop earlier than the very specialized features which distinguish the respective members of the particular group। यानी कि क्या कहा कि जब भी किसी एम्ब्रियो का विकास होता है तो सबसे पहले वो सर्वसाधारण फीचर्स जो कि एक बड़े ग्रुप एनिमल्स के एक बड़े ग्रुप के अंदर कॉमन होते हैं वो सबसे पहले विकसित होते हैं, और उसके बाद में वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक फीचर्स जो कि उस ग्रुप के मेंबर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं वो बाद में विकसित होते हैं। यानी कि मोर कॉमन फीचर्स पहले एंड स्पेशलाइज्ड फीचर्स प्रेगनेंसी के लेटर स्टेजेस में बनते हैं या विकसित होते हैं, ऐसा कहा वॉन बेयर ने। और इस नियम को क्या कहते हैं? बेयर्स लॉ। ये भी क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। डिफाइन बेयर्स लॉ, डिफाइन ये एपिजेनेटिक थियरी, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और बेयर ने जब अपने नियम दिए तब तक उद्विकास की या इवोल्यूशन की कोई हाइपोथेसिस प्रपोज नहीं की गई थी। उन्होंने इवोल्यूशनरी थियरीज जिनमें कि बताया गया है कि एनिमल का इवोल्यूशन किस तरह से होता है, सिंपल फॉर्म से मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म या कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनती है, वो सारी बातें एग्जिस्टेंस में तब नहीं आई थी जब बेयर ने अपना लॉ दिया था। जब बेयर का लॉ आ गया उसके बाद इवोल्यूशनरी थियरीज आ गई, तब दो साइंटिस्ट हुए, हैकर एंड मूलर। हैकर एंड मूलर ने जो बेयर का जो लॉ था उसको इवोल्यूशनरी थियरीज की लाइट के अंदर या फिर इवोल्यूशनरी थियरीज के अकॉर्डिंग फिर से इंटरप्रेट किया और एक नया लॉ दिया जिसको कहते हैं बायोजेनेटिक लॉ। क्वेश्चन बन जाते हैं दो। हु प्रपोज्ड बायोजेनेटिक लॉ? हैकेल एंड मूलर। ठीक है, बायोजेनेटिक लॉ किसका रीइंटरप्रिटेशन है? बेयर्स लॉ का। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज बायोजेनेटिक लॉ? है क्या बायोजेनेटिक लॉ? तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, पहले तो वो आप लोगों को लर्न करना है, डायरेक्ट वो स्टेटमेंट भी एग्जाम में आता है। इन्होंने क्या कहा था बायोजेनेटिक लॉ में? इन्होंने कहा था ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। अगर रिकैपिचुलेट का मैं सिंपली ट्रांसलेशन करूं तो आएगा ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। पर इन्होंने अपनी लैंग्वेज में क्या बोला? ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। ओंटोजेनी यानी कि किसी का ओंटोजेनिक डेवलपमेंट, किसी का व्यक्तिवृत्तीय विकास, पर्सनल डेवलपमेंट। इट रिपीट्स व्हाट? फाइलोजेनी, उस फाइलम के डेवलपमेंट को रिपीट करता है। सपोज इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग, तो जब एक ह्यूमन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस ह्यूमन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पहले जो फाइलम कॉर्डेट है उसके डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी सबसे पहले उसमें फाइलम कॉर्डेट के कैरेक्टर्स डेवलप होंगे विच आर
बैकबोन, 3 फेरेंजियल गिल स्लेट्स, ठीक है, ये सारे के सारे ये डोर्सल नोटोकॉर्ड, ये सारे आएंगे, ठीक है। उसके बाद में उसके अंदर वर्टिब्रेट्स के फीचर्स आएंगे। वर्टिब्रेट्स के फीचर्स के बाद में उसमें टेट्रापोडा के फीचर्स आएंगे। टेट्रापोडा के फीचर्स के बाद में उसके अंदर कहीं जाके मेमेलिया के फीचर्स आएंगे, और मेमेलिया में भी फिर उसमें अगर ह्यूमन बीइंग्स है तो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग्स के फीचर्स डेवलप होंगे लास्ट में जाके। ये किसने कहा? हैकेल एंड मूलर ने, और इसको वन लाइन में इन्होंने क्या कहा? ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। इसके बाद में 2 साइंटिस्ट हुए हैं, स्लीडन एंड शवान। उन्होंने सेल थियरी दी, ये भी आप लोगों को लर्न रखना है भाई। एक साइंटिस्ट हुए वीजमैन, जिन्होंने जर्म प्लाज्म थियरी दी है, जनन द्रव्य सिद्धांत दिया है। और इन्होंने क्या बताया? ये वही साइंटिस्ट हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, कि इन्होंने लगातार कई जनरेशन तक चूहे की पूंछ काटते रहे ये, और हर जनरेशन में पूंछ वाला चूहा ही पैदा हुआ। तब इन्होंने क्या कहा कि केवल वही कैरेक्टर्स या वही लक्षण या वही प्रॉपर्टीज़ या गुण अगली जनरेशन में जाते हैं जो कि जननद्रव्य में होते हैं, जो कि जर्म प्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म में होने वाले चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं, और इनकी इस थियरी का नाम बना जर्म प्लाज्म थियरी। उससे पहले जब लेमार्किज्म का टाइम था तो लोगों को बड़ा विश्वास था इस बात पे कि साइटोप्लाज्म में होने वाले चेंजेस भी नेक्स्ट जनरेशन को इनहेरिट होते हैं। उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए थे उसको लेके। फिर एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के फील्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है, नाम है स्पीमैन, और उन्होंने थियरी दी है स्पीमैन्स थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजर। इसके बारे में आपके एक पूरा डिटेल्ड चैप्टर है ऑर्गेनाइजर्स के बारे में, वी विल स्टडी इट इन दैट चैप्टर। ये सब कुछ आपकी कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज के बारे में था, और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड थैंक यू सो मच।